नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोशन पिक्चर्स रिकैप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूवी द बोगीमैन के बारे में बात करेंगे जो वर्ष 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफी दुखी होती है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही उसकी माँ की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस वजह से उसकी छोटी बहन सायर भी काफी दुखी होती है। उनके मनोवैज्ञानिक पिता हार्पर अपने काम में इतने व्यस्त थे कि अपनी बेटियों की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हालांकि 1 महीने के लंबे अंतराल के बाद बहनें स्कूल लौटने के लिए तैयार थी। सैंडी ने अपनी माँ की पोशाक पहनी जो उनकी याद को जीवित रखने का उसका निजी तरीका था। हार्पर ने जब ये देखा तो उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी अपनी पत्नी की अनुपस्थिति को स्वीकारने में संघर्ष कर रहा था। लेकिन एक पिता के रूप में उसे अपने बच्चों की देखभाल करते हुए मजबूत बने रहना था। इस वजह से वो बच्चों के सामने दुखी नहीं होता था। स्कूल पहुंचने के बाद सैंडी ने अपने हेडफोन लगाए और स्कूल के गेट में प्रवेश किया। कक्षा के साथियों ने लगातार अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन सैंडी ने उन्हें अनसुना करते हुए जल्दी से निकल जाना चाहा। जब वो आखिरकार अपने लॉकर तक पहुंची तो उससे लॉकर में 1 महीने पुराना लंच मिला। खाना पहले ही खराब हो चुका था, खाने से बदबू आ रही थी। सैंडी के सड़ा हुआ खाना फेंकने से पहले एक गोरी दोस्त उसके पास आई। उसने सैंडी का मजाक उड़ाया, जिससे सैंडी की उससे बहस हो गई। अनपेक्षित रूप से गोरी लड़की ने गुस्से में सैंडी के हाथ को पकड़ा, जिससे सड़ा हुआ खाना उसकी माँ की पोशाक पर गिर गया, जो देखकर सैंडी दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है। वो बस घर जाना चाहती थी ताकि वो पोशाक को साफ कर सके। इसी बीच एक अजनबी हार्पर के कार्यालय में आया। उस आदमी ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी और हार्पर आमतौर पर ऐसे आगंतुकों से नहीं मिलते। लेकिन आदमी को चिंतित और डरा हुआ देखकर हार्पर ने आदमी को अपनी कार्यशाला में बैठने का न्योता दिया और आदमी ने अनुरोध किया कि वो कोने में रखी अलमारी को बंद कर दे। उसे पता नहीं क्यों अलमारी से डर लग रहा था। हार्पर ने ऐसा ही किया, फिर अपना रिकॉर्डर निकालकर आदमी से सवाल पूछना शुरू किया। आदमी कभी 3 बच्चों का पिता था। हालांकि उसके नवजात बच्चे की मृत्यु के बाद उसके बाकी बच्चे भी एक एक करके मर गए। उनकी मृत्यु से पहले उसकी सबसे बड़ी बेटी ने बार बार दावा किया था कि उनके घर की अलमारी में एक राक्षस है। उस समय किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था जब तक कि सभी बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु नहीं हो गई। हार्पर को उसकी ये कहानी अविश्वसनीय लगी। हार्पर को वो आदमी अपनी ही बेटियों का कातिल लग रहा था, इसलिए उसने बहाना बनाया और चुपके से पुलिस को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ सैंडी भी घर लौट आई। उसने अपनी पोशाक वॉशिंग मशीन में डाल दी और वो अपने कमरे में वापस जाने वाली थी कि उसे गलियारों में कदमों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसके पिता की आवाज है। उसने आवाज का पीछा किया। जब वो अपनी माँ की कला स्टूडियो के पास से गुजरी तो उसने दरवाजे के नीचे से लाल तरल रिश्ते हुए देखा। डर के मारे सैंडी गिर पड़ी। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि यह पेंट है तो उसने स्टूडियो का दरवाजा खोल दिया। कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। कोने में रखी अलमारी से एक धीमी आवाज आई। सैंडी एक चाकू लेकर अलमारी की ओर बढ़ने लगी। शोर सुनकर उसके पिता भी जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने अलमारी की बत्ती जलाई और जो दृश्य उन्होंने देखा वो विस्मरणीय था। अजनबी आदमी दरवाजे से लटका हुआ था और वो पहले ही मर चुका था। घर जल्द ही पुलिस कारों और एम्बुलेंस से घिर गया। सदमे में डूबी सैंडी सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके पिता हार्पर से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने जो कुछ हुआ उसका पूरा विवरण दिया, जिसमें मृत आदमी द्वारा राक्षस का उल्लेख भी शामिल था। पुलिस ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन सैंडी को संदेह होने लगा क्योंकि उसने अलमारी से संघर्ष की आवाजें सुनी थी। पुलिस ने इसे मरते हुए आदमी के बेहोशी में किए गए संघर्ष की संभावना बताई, जो यथार्थसंगत लग रहा था, और इस स्पष्टीकरण ने सैंडी के संदेह को दूर कर दिया। हालांकि उस दिन की घटनाओं ने छोटी बेटी को डरा दिया। केवल हार्पर के कमरे के सभी कोनों की जांच करने के बाद ही उसने आखिरकार अपनी आंखें बंद की। लेकिन हार्पर के जाने के थोड़ी ही देर बाद अलमारी से खरोचने की आवाजें सुनाई दी, जिसे सुनकर सायर अचानक जाग जाती है। उसकी नजर कालीन पर पड़ती है, जिसका एक कोना रहस्यमय तरीके से उठा हुआ होता है। अचानक उसे ये एहसास होता है कि कोई चीज बिस्तर के नीचे छुपी हुई है। उसने अपने नाइट लाइट की मदद से बिस्तर के नीचे देखने की कोशिश की। अचानक उसे बिस्तर के नीचे एक भूतिया चेहरा दिखाई देता है। डर के मारे वो बिस्तर से गिर पड़ी और सीधे अपनी बहन के कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उस समय सैंडी एक आत्मा को बुलाने का प्रयास कर रही थी ताकि वो अपनी माँ से बात कर सके। दुर्भाग्यवश यह अनुष्ठान सफल नहीं हुआ क्योंकि उसकी छोटी बहन भूत से डर को वहाँ पर आ गई होती है। सायर के मुंह के कोने पर खून के निशान देखकर सैंडी को एहसास हुआ कि उसका एक दांत ढीला हो गया है।
उसने दांत को तोड़ने के लिए पहले दांत के चारों ओर एक सूती धागा बांधा और दूसरे सिरे को दरवाजे के हैंडल से बांध दिया, लेकिन उसके तैयार होने से पहले दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। जो देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं सायर तो रोने लगती है, जो देखकर सैंडी किसी तरह से उसे शांत करती है और उसे सुलाने के लिए एक लोरी गुनगुनाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ही सो जाते हैं। हालांकि बिस्तर के नीचे गहरे अंधेरे में एक अजीब खराश वाली आवाज में गुनगुनाहट सुनाई देती है और गिरे हुए दांत अचानक चलते हुए दरवाजे की दरार में जाकर गायब हो जाते हैं। अगले दिन अपने पिता की सलाह मानते हुए सैंडी एक मनोवैज्ञानिक की मदद लेती है। डॉक्टर सायर को देखकर ये समझ गई कि उसकी स्थिति अधिक गंभीर है। लड़कियों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि राक्षस मौजूद नहीं है, डॉक्टर ने कार्यालय में पर्दे खींचे, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे के केंद्र में एक डेस्क लैंप मंद लाल चमक दे रहा था। डॉक्टर के नियंत्रण में लाइट टिमटिमाने लगी। इस समय के दौरान सायर को केवल शांत रहना था, लेकिन जैसे ही लाइट टिमटिमाने लगी, उसने डर के मारे अपनी बहन को पकड़ लिया और दावा किया कि उसने कोने में राक्षस को देखा है। वह नियंत्रित रूप से चिल्लाना शुरू कर देती है। इसके बारे में मनोवैज्ञानिक ने हार्पर को सूचित किया और उसने राक्षस का भी उल्लेख किया, लेकिन हार्पर डॉक्टर की तरह इसे उसकी कल्पना मानता था। हालांकि सैंडी ने अपनी बहन की प्रतिक्रिया देखी थी। उसे लगा कि मृत आदमी ने खुदकुशी नहीं की होगी। उसने ऑनलाइन उस आदमी का नाम खोजा और उसे उस आदमी की एक फैमिली फोटो मिली, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। इस बीच सायर कंबल के नीचे छिपी हुई थी। उसे डर की वजह से नींद नहीं आ रही होती है। उसने दूर से अपनी बहन की आवाज सुनी और महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसने कंबल उठाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इस समय सैंडी अपने पिता के कार्यक्षेत्र में खोजबीन कर रही थी। उसने उस दिन पहले की ऑडियो फाइल फिर से चलाई। जब वो आदमी के तथाकथित राक्षस के उल्लेखों के बारे में सुन रही होती है, तो इसी दौरान उसकी नजर सोफे के नीचे छिपी हुई एक नोटबुक पर पड़ती है। जब वो नोटबुक को खोलती है, तो वो देखती है कि उसके एक पृष्ठ को जोरदार तरीके से फाड़ा गया था। उस पर क्या चित्रित किया गया था, ये समझने के लिए सैंडी ने पेंसिल से पृष्ठ को छायांकित किया। धीरे धीरे एक विकृत भद्दे प्राणी की छवि प्रकट हुई। ऑडियो पर एक चीख सुनकर सैंडी ने गलती से रिकॉर्डर को पानी में गिरा दिया। सौभाग्य से डिवाइस को नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटने वाली थी, उसकी नजर छत पर बदलाव पर पड़ी। काले निशान जो खून की नसों की तरह दिख रहे थे, दीवार की ओर फैल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सायर ने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। उसे गलियारे में दूर के अंधेरे से आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने लैंप को दूर फेंका ताकि उसे गली में कुछ दिखाई दे जाए, लेकिन अचानक से उसका लैंप कोई नष्ट कर देता है। अचानक से हम सायर के पीछे एक भूत को देखते हैं। सायर तुरंत ही डर कर वहां से भागकर अपनी बहन के पास आ जाती है। यहाँ पर वो जमीन पर पेंटिंग को देखती है, जिस पर एक मॉन्स्टर बना हुआ होता है। तस्वीर को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के मॉन्स्टर को उसने घर में देखा था। इसका मतलब मॉन्स्टर सच में इस घर में ही मौजूद है। मॉन्स्टर के बारे में और अधिक जानने के लिए वो अपने दोस्त के साथ मृत आदमी के घर पर जाती है। मृत आदमी का घर पूरी तरह से वीरान हो गया था। चारों तरफ सामान बिखरे हुए होते हैं। वहीं एक अजीब सी बदबू घर के कोने कोने से आ रही होती है। निराश होकर वो जाने ही वाली थी कि तभी उसे एक लाइट टिमटिमाते हुए दिखाई देती है। दरअसल लाइट खराब कनेक्शन की वजह से टिमटिमा रही थी। तार को ठीक करते ही रोशनी पूरे घर में फैल जाती है। रोशनी में उसे काले रंग की नसों की तरह की आकृति दीवार पर फैली हुई दिखाई देती है, जो बिल्कुल उसके घर की दीवारों पर बनी आकृति के समान ही लग रहा था। जिज्ञासावर सैंडी ऊपर चली जाती है, जहाँ पर वो गलियारों को सफेद मोमबत्तियों से भरी हुई पाती है। एक कमरे में वो कई तस्वीरों को देखती है। जब वो पास जाती है, तभी अचानक एक कैमरे में उसकी फोटो ऑटोमेटिक ही क्लिक हो जाती है, जिसके बाद फोटो भी ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। सैंडी जब फोटो को देखती है, तब फोटो में उसके पीछे एक महिला खड़ी होती है। पीछे मुड़कर देखने पर वो सच में एक महिला को देखती है, जो हाथ में एक बंदूक लिए खड़ी होती है। ये महिला इस घर की आखिरी मालिक होती है। लड़की की व्याख्या सुनकर महिला ने अपने घर की बदकिस्मत घटनाओं के बारे में बात करना शुरू किया। लड़की को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता देख महिला ने उसे चेतावनी दी कि राक्षस अंधेरे में छिपा है और जब अंधेरा आता है तो सावधान रहने के लिए कहा। बात करते समय उसने लड़की की तरफ बंदूक तानी और उससे कहा कि राक्षस ठीक उसके पीछे है। उसने बिना हिचकिचाहट गोली चला दी। महिला का निशाना सटीक था, लेकिन सैंडी इस घटना से काफी डर जाती है और वो वहां से भागकर अपने घर पर आ जाती है। वो अभी शांत हो रही थी कि उसने अपनी माँ के पेंटिंग स्टूडियो से आवाजें सुनी। उसके पिता हार्पर सामान पैक कर रहे थे। हार्पर को लगता था कि लड़कियां बहुत ज्यादा दुखी हो रही हैं और बार बार भ्रमित हो रही हैं। वो अपनी पत्नी की सारी यादें फेंकने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद सैंडी ने कड़ा विरोध किया।
बहुत समझाने के बाद उसके पिता चीजों को तहखाने में रखने के लिए राजी हो गए। सब कुछ सेट हो जाने के बाद उसने अपनी माँ का लाइटर निकाला, ये सोचकर कि वह अपनी माँ की आत्मा से जुड़ पाएगी, लेकिन लाइटर के लोभ में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। वो उम्मीद खोने ही वाली थी कि तभी सैंडी ने अपनी माँ की आवाज अपने पीछे सुनी। उसने आवाज का पीछा किया और अंधेरे में उसने एक परिचित आकृति देखी। उसे लगा कि यह उसकी माँ है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई वह एक कपड़े का टुकड़ा निकला जो हैंगर पर लटका हुआ था। पिछली रात की उलझन ने उसे पूरे दिन असहज कर दिया, इसलिए उसकी दोस्त ने उसका साथ देने का फैसला किया। सैंडी के दोस्तों के आने की खबर पाकर हार्पर ने सायर को विशेष रूप से उन्हें परेशान न करने के लिए कहा। हालांकि सैंडी के दोस्त जल्द ही बोर हो गए। पूरे से बचने के लिए सैंडी ने स्टूडियो में मिली आधी सिगरेट निकाली। दोस्तों ने उसे साझा किया, लेकिन सैंडी को तेज धुएं से खांसी आ गई। हंसी के बीच वो जोर जोर से खांसने लगी। उसे अपने गले में कुछ महसूस हुआ। जब उसने बाथरूम में जाकर देखा तो उसे गले के अंदर एक दांत मिला। ये दांत उसकी छोटी बहन का होता है, जिसे सैंडी ने कुछ दिन पहले ही तोड़ा था। दांत को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। इसी दौरान उसकी कोई दोस्त उसे अलमारी को देखने की जिद करती है। सैंडी काफी मना करने की कोशिश करती है और उन सबको ऊपर ले जाती है। इस समय दीवार पर काले निशान फैलने लगे थे। एक पल के लिए सैंडी का ध्यान भटकने पर गोरी लड़की ने उसे स्टूडियो में बंद कर दिया। अंधेरे में फंसकर सैंडी को पूरा एहसास हुआ। वो दरवाजे पर जोर जोर से मार रही थी। इसी दौरान अंधेरे में किसी की आवाज की गूंज उसे सुनाई दे रही होती है। तभी एक छायादार आकृति उसे डरा देती है। जैसे ही राक्षस उसकी ओर बढ़ा, वो दरवाजे की ओर भागी। तभी दरवाजा खुला और सैंडी रोशनी में गिर गई। राक्षस उसके पीछे गायब हो गए, लेकिन इस घटना से वो काफी डर गई और उसने गुस्से में अपनी गोरी दोस्त को थप्पड़ मार देती है, जिसकी वजह से बाकी के दोस्त गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इस दौरान सायर, जो लिविंग रूम में कंप्यूटर पर कोई गेम खेल रही होती है, उसे टेलीविजन की रोशनी में एक छाया दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुका है। वो डर से सोफे पर लेट जाती है और अपनी मुख को अपने हाथों से बंद कर लेती है ताकि डर से उसकी चीख न निकल जाए। राक्षस उसके पास आकर उसका नाम पुकारता है। सायर सांस को रोक लेती है ताकि राक्षस को उसके होने का एहसास न हो। थोड़ी देर बाद जब सायर को लगा कि राक्षस वहां से चला गया, तब वो सोफे पर बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से राक्षस फिर से सायर पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। तेज धमाकों की आवाज ने पिता और बहन को आकर्षित किया। वे जल्दी से सायर के रूप में आते हैं और तुरंत ही घायल सायर को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सौभाग्य से वो ठीक थी, लेकिन लड़की बहुत डर गई थी। सैनी ने अपनी बहन को सांत्वना दी और कहा कि उसने भी राक्षस को देखा है। अब उसे सब कुछ असली लगने लगा, लेकिन उनके पिता ने अभी भी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि सोचा कि सैंडी नशीली दवाओं के उपयोग के कारण भ्रमित हो गया है। बिना किसी और विकल्प के सैंडी केवल खुद राक्षस से निपटने की कोशिश कर सकती थी। उसे फिर से मृत आदमी के घर में रहने वाली महिला का फोन आया, जिसने दावा किया कि उसने राक्षस से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। यह सुनकर सैंडी बिना झिझक कर घर लौट आई। महिला अभी भी अपनी शॉटगन पकड़े हुई थी और गलियारे में और भी मोमबत्तियां थीं। उसने कमरे में कई जाल भी लगाए। सब कुछ तैयार था सिवाय सही समय की। सैंडी को कुछ समझ में आता, उसे पहले ही महिला ने उसे बांध लिया, जो देखकर हमें पता चलता है कि उसने सैंडी को यहाँ पर चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बुलाया था। थोड़ी देर बाद अंधेरे में हमें मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो धीरे धीरे सैंडी की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, वैसे ही मोमबत्ती अपने आप बुझने लगती हैं। अंधेरे में उसकी भयानक आंखें चमक रही थी। वो सैंडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर जाल में फंस जाता है, जिसकी वजह से अचानक से महिला द्वारा सेट की गई बंदूकों से राक्षस के ऊपर गोलियों की बारिश हो जाती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। महिला ने तुरंत उसे खत्म करने के लिए एक और गोली चलाई। राक्षस को बिना हिलते दिए उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक से राक्षस फिर से उस महिला पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो सैंडी पर हमला करने के लिए उसका पीछा करता है। सैंडी लुढ़क कर नीचे रोशनी में भाग जाती है, जो देखकर राक्षस वापस अंधेरे में लौट गया। जिसके बाद वो जल्दी से वहां से भागकर बाहर आ गई। वो काफी निराश होती है, क्योंकि इतनी सारी गोलियां लगने के बाद भी राक्षस को कुछ नहीं हुआ था। तभी सैंडी को उसके पिता का फोन आता है। ये सुनकर कि वो सायर को हॉस्पिटल से घर लेकर जा रहे हैं, वो जल्दी से उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक उसके पिता ने घर के दरवाजे को खोल दिया था।
वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बड़ी ताकत उसे अंधेरे में खींच लेती है। वहीं सैंडी अपने पिता और अपनी बहन को बचाने के लिए जल्दी से घर आती है। तब तक घर की सभी फ्लाइटें खराब हो चुकी थी। सायर ने लाइट बल्बों की एक श्रृंखला की रोशनी में छिपकर राक्षस के हमले से बचाव किया। हालांकि हार्पर को राक्षस ने पकड़ लिया था और तहखाने में ले गया था। बहनों ने साहस जुटाकर अपने पिता की तलाश की। एक जगह पर वो राक्षस को देखती है जो उनके पिता को खाने की कोशिश कर रहा था। बहनों को देखते ही राक्षस ने तुरंत अपना लक्ष्य बदला। वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश में सैंडी को राक्षस ने पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि सैंडी की जान निकल जाएगी। तभी अचानक से हार्पर ने एक लकड़ी के टुकड़े को राक्षस के अंदर घुसा दिया, जिससे राक्षस का ध्यान सैंडी से हटकर हार्पर पर आ गया। उसने हार्पर को खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया। राक्षस से बचने के दौरान हार्पर ने गलती से लाइट बल्ब की स्ट्रिंग को वायर से खींच लिया, जिससे तहखाने में अंधेरा छा गया। करवाहट के क्षण में हार्पर ने अपनी पत्नी का लाइटर निकाला। गर्म लौ ने धीरे की एक हिस्से को दूर कर दिया। सैंडी और सायर जल्दी से अपने पिता के पास जाते हैं, लेकिन तभी उनका एकमात्र प्रकाश स्रोत धीरे धीरे बुझने लगता है। ये देखकर राक्षस उन तीनों की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब उन तीनों का अंत समय आ गया है। लेकिन तभी सायर सैंडी को एक स्प्रे पेंट कैन देती है, जिसका उपयोग लाइटर के साथ करके वो राक्षस को पीछे की ओर भगा देते हैं। तभी अचानक महत्वपूर्ण क्षण में स्प्रे खराब हो जाता है, जो देखकर राक्षस सैंडी को मारने वाला ही होता है कि तभी सायर राक्षस के ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ फेंक देती है। सैंडी तुरंत ही लाइटर को उसके ऊपर फेंक देती है। लौ ने उसके भयानक कंकाल को तुरंत निकल लिया और आग दीवार पर काली नसों के साथ फैल गई और बहनों ने जल्दी से अपने पिता को जलते हुए घर से बाहर निकाला। राक्षस के चले जाने के बाद परिवार आखिरकार एक दूसरे के प्रति खुलने में सक्षम हो गया। हार्पर ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटियां इतनी बहादुर हो सकती हैं, जो उसके जीवन का सामना करने का साहस कर सकती हैं। लेकिन जब वे जाने वाले थे, तब सैंडी को मनोचिकित्सक ने रुकने के लिए आवाज लगाई। वह वापस कार्यालय की ओर मुड़ी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी कोने की अलमारी अचानक खुल गई। सैंडी उत्सुकता से दरवाजे के पीछे अंधेरे में घूरती रही। तभी मनोचिकित्सक एक दूसरे कमरे से बाहर आती है। सैंडी को वहां पर देखकर हैरानी से पूछती है कि वो अभी तक वहां पर रुकी क्यों है। जो सुनकर सैंडी समझ जाती है कि थोड़ी देर पहले जिसने उसे यहाँ रुकने के लिए कहा था, वो मनोचिकित्सक नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर ही रहा होगा। यानी मॉन्स्टर अंधेरे से वापस लौट आया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी नहीं लगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।